वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशन की, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीओ लेवल का हो या फिर क्लर्क लेवल का, 2 से 3 क्वेश्चन बैंकिंग एब्रीवेशन के यानी कि बैंकिंग की फुल फॉर्म्स के ऊपर ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टुडे विल डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशंस फॉर बैंक एग्जामिनेशन। देखिए, बैंकिंग एब्रीवेशन से मेरा मतलब क्या है। बैंकिंग एब्रीवेशन यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग की फुल फॉर्म्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। पहली जो फुल फॉर्म है बैंकिंग एब्रीवेशन है आपके सामने, ये है PCA। ये SBI PO 2017 में पूछी भी जा चुकी है। व्हाट डज PCA स्टैंड्स फॉर? इसका मीनिंग क्या है, ये करेंटली न्यूज़ में भी है। इसका मीनिंग होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि PCA। ये SBI PO 2017 में आ चुकी है। टू कंट्रोल NPAs ऑफ द बैंक, RBI हैज़ पुट इन प्लेस सम ट्रिगर पॉइंट्स to access, monitor, control and take corrective actions on banks which are weak and troubled. The process or mechanism under which such actions are taken is known as prompt corrective action और PCA। PCA का मतलब क्या है? जो भी बैंक्स की बहुत ज़्यादा NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बैलेंस शीट उनकी बिगड़ने लगती है, उन बैंकों के ऊपर कुछ करेक्टिव एक्शन RBI लेता है। जैसे कि रिक्रूटमेंट आप नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ATM एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि IDBI बैंक के ऊपर इस तरीके का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया है RBI ने। तो ऐसी बैंकों के ऊपर ये RBI जो है कुछ एक्शन लेता है जिनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि खराब लोन, ऐसे लोन जो दिए गए लेकिन उनका ब्याज या पूरा लोन ही वापस नहीं आया और वो लोन खराब हो गया, तो दोज आर कॉल्ड NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिन बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12-13% से ज़्यादा हो जाती है, उन बैंकों के ऊपर RBI इस तरीके के एक्शन लेता है। रिसेंटली IDBI बैंक के ऊपर इस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। ADR यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR। An American depository receipt is a negotiable certificate issued by a US bank representing a specified number of shares in a foreign stock traded on a US exchange. ADRs are denominated in US dollars. ADR क्या है? US डॉलर में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉलर्स में इशू किया जाता है। इसी का इंडियन जो वेरिएंट है दैट इज कॉल्ड IDR, हम उसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो जो है डिनोमिनेटेड होता है इन INR यानी कि इंडियन रुपी में। BCBS, Basel Committee for Banking Supervision. The Basel Committee on Banking Supervision is a committee of banking supervisory authorities that was established by the central bank governors of the group of 10 countries in 1974. जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, जैसे RBI में, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंक है यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है दैट इज़ RBI। यहाँ के जो चीफ हैं उर्जित पटेल। ऐसे ही 10 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उनके ग्रुप ने 1974 में, बासेल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर एक कमेटी बनी थी, तो उसको हम बासेल कमेटी के ही नाम से जानते हैं। बासेल जो है एक प्लेस है, बासेल इज़ अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, तो इसको हम बोलते हैं बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS। ये फुल फॉर्म कई बार बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS stands for International Finance Reporting Standards. It is the common reporting platform of balance sheets of the companies worldwide so that the assessment of profit and losses can be easy. IFRS होता क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, बैलेंस शीट, जहाँ पर कंपनियाँ अपनी रिपोर्ट करती हैं ताकि सारी जो वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर यानी कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस का जो असेसमेंट है वो इजी हो जाए, उसको आसानी से मेज़र किया जा सके। तो IFRS एक स्टैंडर्ड है जहाँ पर कंपनियाँ अपनी करती हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आज के वीडियो में आप सभी से। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। व्हाट E स्टैंड्स फॉर इन EFT POS? ये EFT POS का फुल फॉर्म IBPS PO में 2016 में और SBI PO 2016 दोनों एग्जाम्स में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अगर आपको इसका नहीं आंसर पता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वीडियो में मैंने EFT POS को
पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाट ई स्टैंड्स फॉर इन EFTPOS? CAMELS, CAMELS stands for Capital Adequacy, Asset Quality Management, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सिस्टम्स। ये क्या है? ये बैंकों की रेटिंग करने का एक सिस्टम है। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ मेंबर बैंक्स बाय द RBI। जो भी RBI के मेंबर बैंक्स हैं उनके असेसमेंट के लिए, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए ये एक सिस्टम है RBI के द्वारा दिया गया है। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ द इंटरेस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक्स। अगर कैमल्स रेटिंग बैंक की अच्छी है तो उस बैंक को हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो ये एक असेसमेंट के परफॉर्मेंस रेटिंग का एक सिस्टम है जो कि RBI ने डेवलप किया है अपने मेंबर बैंक्स के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यही आजकल यूज़ हो रहा है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। CTS स्टैंड्स फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द फिजिकल चेक issued by a drawer at some point by the presenting bank en route to the paying bank branch. In its place, an electronic image of the check is transmitted to the paying branch through the clearing house. Check truncation system is a check clearing system undertaken by Reserve Bank of India for faster clearing of checks. देखिए CTS क्या है? CTS एक सिस्टम है चेक क्लियरिंग के लिए जो RBI ने डेवलप किया है। पहले क्या होता था, चेक क्लियरिंग होने के लिए जो भी पेई बैंक होता था वहाँ पर ये चेक जो है फिजिकली मूव होती थी, जाती थी, तो उसमें चेक क्लियर होने में 2 से 3 या 4 दिन का टाइम लगता था। तो RBI ने CTS डेवलप किया है। इसमें क्या है कि चेक का फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा बल्कि चेक को स्कैन करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंड कर दी जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि अभी अगर चेक में आप ओवर राइटिंग कर देते हैं या कुछ काट के दोबारा लिख देते हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजनी होती है। तो ऐसे में जो पेइंग बेंच होता है, पेई जो जिस बैंक पे ड्रॉई होता है, जो ड्रॉयर होता है, जिसको पैसे देने हैं, वो बैंक उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है। इसीलिए अब इस तरीके की चीज़ें, और इवन बैंक की चेक के ऊपर 2 तरह की इंक भी अलाउड नहीं है। अगर आप चेक में पीछे बैक साइड पर अपना नेम, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर लिखते हैं और वहाँ पर आपने 2 तरीके के पेन यूज़ कर लिए तो वो भी कभी कभी ऑब्जेक्शन बैंक लगा देती है उस पर और उसको क्लियर नहीं करती है। तो ये है CTS। इसके बाद में नेक्स्ट है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यानी कि MMID। MMID स्टैंड्स फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये होता क्या है? इट्स अ 7 डिजिट नंबर। देखिए 7 को मैंने बिल्कुल रेड कर दिया है ताकि आपका ध्यान यहाँ पर चला जाए। लास्ट ईयर IBPS PO 2016 में ये पूछा गया था MMID इज़, ये कितने डिजिट का नंबर होता है? 5, 6, 7, 10 इस तरह के 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पर 7 डिजिट का जो ये नंबर होता है तो 7 वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन सकता है MMID के ऊपर। ये IMPS से रिलेटेड होता है। MMID एक 7 डिजिट का नंबर होता है। जब आप IMPS से कोई ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर ये MMID एक अकाउंट से जनरेट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ECB। ECB स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एनी मनी दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इन इंडिया आर कॉल्ड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। जो विदेशी पैसा जनरेट किया गया किसी काम के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ECB इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। इसके बाद में नेक्स्ट है FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये क्या है? द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज अ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कॉरपोरेशन प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस टू डिपॉजिटर इन द US बैंक। देखिए ये क्या करता है कि वहाँ पर, जैसे कि यहाँ इंडिया में बैंकिंग का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक, वहाँ पर जो रेगुलेटर है उसको हम बोलते हैं फेडरल रिजर्व। अमेरिका में जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, जैसे यहाँ पर RBI है, वहाँ पर फेडरल रिजर्व होता है। तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या करता है कि सारे बैंकों के अंदर जो डिपॉजिटर्स के सेविंग बैंक में या करंट अकाउंट में जो भी पैसा जमा हुआ है उसको इंश्योर करता है, उसका इंश्योरेंस देता है। यही काम इंडिया में कौन करता है? यही काम इंडिया में करता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। और DICGC है क्या? DICGC इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI की ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। और DICGC भी यहाँ पर यही काम करता है कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा जमा है उसको इंश्योर करने का काम यहाँ पर इंडिया में DICGC करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है HSBC, द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड।
HSBC Bank is one of the largest banking and financial services organization in the world. HSBC's international network comprises around 7,500 offices in over 80 countries. हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? लंदन में, यूके में। हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HSBC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्टूडेंट नॉर्मली इसका हेडक्वार्टर हांगकांग बता देते हैं। HSBC का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट आई स्टैंड्स फॉर इन RIDF। RIDF में आई का मतलब क्या होता है? व्हाट आई स्टैंड्स फॉर इन RIDF एंड हु मेंटेन्स इट। RIDF यानी कि ये एक फंड होती है एक तरीके की, इसको मेंटेन कौन करता है? इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो हमारे बैंकिंग एब्रीविएशन के जरूर देख लीजिए, वहां पर आपको इन सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये एक तरीके के अकाउंट हैं, स्मॉल अकाउंट हैं, इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं RBI की तरफ से, उनको भी एक बार देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विच विल ऑफर फॉलोइंग मिनिमम कॉमन फैसिलिटीज टू ऑल देयर कस्टमर्स। दिस अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली। दूसरी, द सर्विसेज अवेलेबल इन द अकाउंट विल इंक्लूड डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एज वेल एज एट ATM पे या बैंक ब्रांच पे आप पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। तीसरी जो है, देयर विल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी मेड इन द मंथ। अकाउंट होल्डर्स विल बी अलाउड टू मैक्सिमम ऑफ 4 विड्रॉल्स। आप जो है 4 विड्रॉल ही कर सकते हैं और एट अ टाइम 50,000 से ज़्यादा का एक पैसा नहीं होना चाहिए जमा इस अकाउंट के अंदर। BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसको हम बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Magnetic ink character recognition is a character recognition technology used mainly by the banking industry to ease the processing and clearance of checks and other documents. The MIDR encoding called the MICR line at the bottom of checks. चेक जैसे होती है, जैसे आप नॉर्मली चेक लेके जाते होंगे बैंक में, तो उसमें नीचे की तरफ यहाँ पर एकदम लास्ट में चेक के एंड पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं अलग से फॉन्ट में, कुछ स्पेशल से फॉन्ट में नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो MICR होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे बैंक की चेक अकाउंट नंबर वगैरह वहाँ पर मेंशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है MODS, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। ये क्या है? द MOD मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ट्रांजेक्शनल डेबिट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट। ये होता क्या है कि MODS यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ये लास्ट टू लास्ट ईयर SBI में, SBI PO 2015 में ये पूछा गया था एब्रीवेशन MODS के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीके से अकाउंट होता है जो कि डेबिट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट का एक तरीके से कॉम्बिनेशन की तरह ये काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है MMDA, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट। अ मनी मार्केट अकाउंट इज एन इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट दैट टिपिकली पेज अ हायर इंटरेस्ट रेट than a saving account and which provides the account holder with limited check writing ability। इसमें कुछ अदर रिस्ट्रिक्शन होते हैं बैंक की तरफ से, लेकिन इस टाइप के अकाउंट में जो सेविंग बैंक का अकाउंट होता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक देते हैं। मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट हम इसको बोलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का बैंकिंग एब्रीविएशन का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करके हमें अपना सहयोग जरूर दें। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो साई एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।